गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करते हैं। भारत का भौतिक विभाजन चल रहा था, उसमें उत्तर भारत के विशाल मैदान तक हो चुका था कंप्लीट। अब देखिए दक्षिण भारत का पठार या दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश, ठीक है। देखिए पहले तो हमें मालूम चाहिए इसका विस्तार है इस कहाँ से कहाँ तक। दक्षिण भारत के पठारी विस्तार जो है लगभग 600 से 700 किलोमीटर, कितना ये 600 से 700 किलोमीटर है। इसकी जो उत्तर की वो सीमा है, उत्तर की वो सीमा जो है अरावली पर्वत, इसका जो आधार बनाता है अरावली पर्वत, तथा यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ, इसका आधार अरावली और राजमहल की पहाड़ी के मध्य से शीर्ष इसका कहाँ है, कन्याकुमारी तक। समझ में आ गया। यानी कि इसकी कहाँ है, इसका आधार क्या बनाता है, अरावली और राजमहल की पहाड़ियाँ, और बीच में बुंदेलखंड, और जबकि दक्षिण में क्या है, शीर्ष कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ठीक है, इतना आ गया। और इसकी ऊंचाई लगभग दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश की ऊंचाई कितनी, लगभग 600 से 700 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें अरावली पर्वत, इसको हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश, इसको हमें या तो अलग अलग करके कर लो, या ऐसे मध्यवर्ती पहला इसको बांट लेते हैं, मध्यवर्ती भूमि या मध्यवर्ती प्रदेश भूमि, ठीक है। मध्यवर्ती भूमि या मध्यवर्ती प्रदेश, ठीक है। मध्यवर्ती भूमि या प्रदेश, देखिए इसमें किस किस को शामिल किया है, अरावली, देखिए मध्य में देख लीजिए अरावली, पहले नंबर पे क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला। दूसरे नंबर पे मालवा का पठार, इसको मालवा का पठार, मालवा, ये अरावली है, मालवा का पठार, तीसरे नंबर पे विंध्य पर्वत श्रृंखला, और बुंदेलखंड भूमि, ठीक है। देखिए मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत इन भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला है अरावली। अरावली का जो विस्तार है उसका पालमपुर से लेकर यानी दक्षिण में पालमपुर, गुजरात के पालमपुर से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक है। लेकिन इसका भौगोलिक विस्तार और अधिक तक हो गया, हरिद्वार तक हो गया है। कहाँ तक हो गया, हरिद्वार तक, ठीक है। जिसका दक्षिण स्वरूप यानी दक्षिण की ओर यह क्रमबद्ध रूप से है, जबकि जैसे जैसे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती गई है यह कैसी हो गई है, अक्रमबद्ध हो गई है। यानी कि पहले क्रमबद्ध थी, बाद में कैसी हो गई है, ऊबड़ खाबड़ सी हो गई है। कैसी, ऊबड़ खाबड़, ठीक है। अब जो पालमपुर, जयपुर, उदयपुर आदि, गुड़गांव आदि नगर इसी पर्वत श्रेणी पर विकसित हुए हैं, ठीक है। अब आ जाइए मालवा का।
मालवा के, देखिए मालवा में लिखना चाहो, मालवा के उत्तर में क्या अरावली है, जबकि दक्षिण में क्या है विंध्याचल रेंज है। मालवा का जो विस्तार यानी कि इसकी इस आकृति जो है, इसका जो ढलान है उत्तर दक्षिण पूरब की ओर के साथ साथ दक्षिण पश्चिम की ओर है। उत्तर पूरब से के साथ साथ दक्षिण पश्चिम की ओर भी है, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर है। यही कारण है कि मालवा के पठार पर बहने वाली जो चंबल नदी है, चंबल नदी इसमें बहती है, चंबल नदी गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी की ओर में गिरती है। यानी कि इसका जो स्लोप है वो दो तरीके से, एक तो दक्षिण पश्चिम की ओर देखिए और दूसरा उत्तर पूरब की ओर। उत्तर पूरब की ओर यही कारण है कि ये गंगा चंबल नदी जो गंगा की सहायक नदी है, यहाँ इससे मिलकर कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि माही नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है इसके, ठीक है। अब चंबल नदी के द्वारा इसको अधिक क्या कर दिया, काट छाट दिया गया। क्या किया, काट छाट दिया गया, यानी इसका अपर्दन कर दिया गया बहुत ज़्यादा। अपर्दन करने के कारण इसकी जो आकृति बनती है वो मेसा व बूटी, देखिए ये ऐसा पूरा बना लीजिए आप। ये भूमि मालवा पठार है, ठीक है। अब नदियों के अपर्दन के द्वारा इसमें यहाँ अपर्दन हो गया तो मीसा और फिर बूटी, इसकी थोड़ी कम कर दी जाए, मीसा व बूटी। यानी कि नदी के अपर्दन के द्वारा क्या किया गया है, मेसा व बूटी आकृति का निर्माण हुआ है। मेसा क्या है, जब इसका विस्तार होता है थोड़ा, तो मेसा, यदि बड़ी आकृति है तो मेसा बनती है, यदि छोटी है तो बूटी बनती है, ठीक है। इसको मैं पूरा नहीं बनाया, इतना आ गया। अब इसके मालवा के दक्षिण में क्या है, विंध्याचल पर्वत है। कौन सा, विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत अरावली पर्वत श्रृंखला के काट छाट, यानी कि इसके ही काट छाट के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हुआ है, यहाँ से देखिए अरावली पर्वत में क्या हुआ, अपर्दन हुआ, अपर्दन के उसके जवाब के कारण इसका विंध्याचल रेंज का निर्माण हुआ। अब विंध्याचल रेंज का पूरब की ओर विस्तार इसको भांडेर प्लेट्यू, यानी कि भांडेर पठार व कैमूर रेंज के नाम से जाना जाता है। कैमूर पर्वत, ठीक है। किस नाम से, विंध्याचल रेंज को, या इसमें भांडेर और यहाँ पर कैमूर रेंज के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल के पूरब में, इसके पूरब में क्या है, बघेलखंड, ठीक है। ये हो गया आपका, अरावली हो गया, मालवा हो गया, विंध्याचल हो गया। अब चलिए इससे पहले बुंदेलखंड ले लेते हैं। बुंदेलखंड की जो है एक नीच भूमि है, यानी कि नीच, यहाँ पे जो चट्टानी संरचनाएं कैसी मिलती है, नीच मिलती है, नीच, इसलिए इसको नीच भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यह एक उत्खात भूमि है, उत्खात। इसके बाद छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार में, यानी बघेलखंड के पूरब में क्या है, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार को
इसके मध्य भाग में उच्च भूमि है, यानी छोटा नागपुर के जो मिडिल पॉइंट है वहाँ उच्च भूमि है। उसका उत्तरी भाग हजारीबाग के नाम से और जबकि दक्षिणी भाग रांची के पठार के नाम से जाना जाता है। इसके मध्य में एक भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। इसके मध्य में क्या है, दामोदर भ्रंश घाटी बहती है ना बीच में, इतना। अब इसके दक्षिण में, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में क्या है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। जबकि उसके दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा। ये क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ से, राजपीपला से प्रारंभ होकर, इसका विस्तार राजपीपला से प्रारंभ होकर, पीपला से प्रारंभ होकर महादेव व मेकाल पर्वत श्रृंखला, महादेव व मेकाल पर्वत श्रृंखला तक है इसका विस्तार। यानी पूरब में इसको महादेव और उसके बाद मेकाल के नाम से जानते हैं। यहाँ नर्मदा, ये कौन सी नदी है, ताप्ती, ताप्ती नदी है। इतना आ गया। अब इधर देखिए, छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्व में क्या, राजमहल की पहाड़ियाँ। कितनी काय की पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी। जी कौन सी है, राजमहल की पहाड़ी। अब बघेलखंड के दक्षिण में क्या है, गड़जात हिल। गड़जात हिल उड़ीसा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है। यह खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, धनी है। इसके दक्षिण में दंडकारण्य पठार है। दंडकारण्य पठार में इसका विस्तार क्या है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा। कितना है, कहाँ तक, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तेलंगाना, अब देखिए इसके दक्षिण में क्या है, तेलंगाना का पठार। अब देखिए तेलंगाना का पठार है जो है, ये खनिज संसाधन की दृष्टि से कैसा है, निर्धन। कैसा है, निर्धन, और ना ही ज़्यादा उपयोगी है। यह दूसरा, यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। किस में पड़ता है, वृष्टि छाया क्षेत्र। आपको मालूम होगा वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, जहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती है। यह वृष्टि छाया यानी वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ने के कारण यह कम उपयोगी है। कैसा है, कम उपयोगी है। ठीक है, तेलंगाना हो गया। अब यहाँ एक आता है, ये तो आपके 4 पॉइंट हो गए इसके मध्यवर्ती उच्च भूमि के। ठीक है, इसके बाद जब मैं बता रहा था तुम्हें, दंडकारण्य, तेलंगाना, इधर मैसूर का पठार आएगा। ये किसका है, दक्कन का पठार। ये है दक्कन के पठार का भाग, दक्कन का पठार। देखिए पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि दक्कन के पठार का विस्तार कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है। दक्कन के पठार का विस्तार जो है हमारा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक तक है। ठीक है, ये इस बार क्वेश्चन पूछा भी गया था, पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि दक्कन के पठार की संरचना लिखिए। ठीक है, यहाँ पर ग्रेनाइट, नीस चट्टान पाई जाती हैं
और इसका जो निर्माण हुआ है वो क्या हुआ, लावा के उद्गार से हुआ है, यानी कि अब बेसाल्ट पाई जाती, काली मृदा पाई जाती, बेसाल्ट पाई जाती। ठीक है, अब क्या है इसमें, हाँ दक्कन के पठार, और दक्कन के पठार को पुनः इन भागों में डिवाइड कर दिया गया। जे दनकार ने अलग अलग उससे नामों से जाना जाता है इसको। इतना आ गया। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश की विवेचना कीजिए, तो मेरे ख्याल से मैंने इतना बता दिया कि आराम से तुम 200 शब्द इसमें बड़े आराम से लिख लोगे। यदि नहीं लिख पाओ तो मुझे बता देना, मैं PDF भी डाल दूंगा इसकी। ठीक है, इतना है। इसके बाद मैंने कल कुछ बताया था कि दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश हो गया। इसके बाद कौन सा था, तटीय मैदान। टेस्ट कहाँ है, जस्ट मेरा टेस्ट कहाँ गया, इसको मैं टोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैदानों का तो जानते ही आप, मैंने कल लिखा था तटीय मैदान या तटवर्ती क्षेत्र। ठीक है, दूसरा तीसरा चौथे नंबर पे। तो इसमें तटीय मैदान का निर्माण कैसे हुआ। देखो सागरी तरंगें जब स्थल से टकराएंगी तो क्या होगा, अपरदन होगा। टकराने से क्या होगा, अपरदन होगा। अपरदन होने से इनका निक्षेपों को यहाँ जमाव हो जाएगा। जमाव होने से क्या होगा, मैदान का निर्माण होगा। दूसरा, प्रायद्वीपीय भारत में भी प्रवाहित होने वाली तरंगें जब इससे यहाँ पर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में गिरती हैं, तो वह भी अपने साथ क्या कुछ ना कुछ अवसाद तो लेके आती हैं जिनका जमाव होता है। तो जिससे वहाँ भी क्या होगा, निर्माण होगा, समतल भारत तटीय मैदान का निर्माण होगा। ठीक है, अब इसको दो भागों में बांट दिया गया है, पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरा पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, अब पश्चिमी तटीय मैदान में क्या है तुम्हारे पास, दमन से लेके गोवा, दमन से लेके गोवा तक, नीचे वो थोड़ा, दमन से लेके गोवा तक को कोंकण ठीक है के नाम से जाना जाता है। जबकि गोवा से लेके न्यू मंगलौर, गोवा से लेके न्यू मंगलौर तक किस नाम से जाना जाता है, कन्नड़ तट के नाम से। और न्यू मंगलौर से कन्याकुमारी तक कैसे जाना जाता है, बताइए, मालाबार। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था मेरे ख्याल से 2018 में मेंस से पूछा गया था कि मालाबार तट की विशेषता बताइए आप, 2018 में पूछा गया था। ठीक है, विशेषता के लिए कुछ नहीं होना है, हमको उसकी जलवायु मालूम होनी चाहिए
उसका टेम्परेचर मालूम होना चाहिए। उसी के आधार पे हम बता देते हैं कि उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और किस प्रकार की वहाँ जलवायु पाई जाती है, और उसकी जलवायु के आधार पे कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होगा। सिंपल सा होता है। जब मैं आगे जलवायु वाला चैप्टर कराऊंगा, उसके बाद मृदा वाला कराऊंगा, तो अपने आप समझ आएगा कि इसमें कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। ठीक है जी, आ गया। अब देखिए इसका पूर्वी में क्या है तुम्हारे पास, कावेरी नदी से लेकर कृष्णा नदी तक, जी कावेरी नदी है, कावेरी से कृष्णा नदी तक, इसको क्या कहते हैं हम, कोरोमंडल। ठीक है। यहां पे उड़ीसा में चिल्का झील पाई जाती है। चिल्का झील से लेके कोलेरू झील तक, कोलेरू झील तक, इसको क्या कहते हैं, उटकल। ठीक है, इतना आ गया। अब डीपी समूह के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया था उस दिन, मैंने जब पहला चैप्टर लिया, पहले दिन कराया था, तो मेरे ख्याल से मैंने ये पूर्वी द्वीप समूह और अंडमान द्वीप समूह दोनों के बारे में कराया था मैंने, जिसमें लक्षद्वीप बताया था 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, लिटिल अंडमान वगैरह ऐसा भी बताया था मैंने। तो वह हो गया आपका। अब देखिए पश्चिमी घाट गुजरात में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। कहाँ? दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं, इसकी ऊंचाई में वृद्धि होती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह एक कगार के रूप में है, यानी कि क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप से एक ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा यह अलग हुआ था। कैसे? ज्वालामुखी उद्गार के रूप में। तो ज्वालामुखी उद्गार के रूप में यह अलग हुआ था, जिसके कारण एक कगार के रूप में है। कैसे? कगार के रूप में है। ठीक है, इतना हो गया। अब उत्तर से दक्षिण की ओर जैसे जैसे जाते हैं, इसमें प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। अब देखिए महाराष्ट्र में थाल, यहाँ भोर, नीलगिरी, अन्नामलाई, यहाँ पर नीलगिरी अन्नामलाई के पास, तो पाल घाट, और कार्दमम पहाड़ी के पास, केरल की कार्दमम पहाड़ी के पास में सेनकोटा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। था शॉर्टकट यदि चाहो तो याद रख लीजिए, ठाकुर भानु प्रताप सिंह, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। देखिए था से थाल देखिए, थाल जो दर्रा है तुम्हारे पास, मुंबई से नासिक को मिलाता है। ठीक है, भोर मुंबई टू पुणे, पाल दर्रा
पाल दर्रा जो है आपका नीलगिरी पहाड़ी के पास है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में है। किसमें? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में, अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में है। अब जो ये पाल से कोयम्बटूर को जोड़ता है, कोयम्बटूर को जोड़ता है। ठीक है। अब देखिए सासे सिंह सेंट कोटा, यह है केरल तथा तमिलनाडु के मध्य में एक द्वार के रूप में कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? केरल तथा तमिलनाडु के मध्य में एक द्वार के रूप में कार्य करता है। इसको ये क्या है? तिरुवनंतपुरम से मदुरई तक, ठीक है, क्या है? तिरुवनंतपुरम से मदुरई तक जोड़ता है। पश्चिमी घाट आप जानते हो सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट पे पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मानसून इसी से वर्षा कहाँ होती? पश्चिमी घाट पर सबसे ज़्यादा होती है, और जैव विविधता भी जिस कारण यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए पूर्वी घाट देखिए, इसको साफ कर दूँ? चलिए इसको देख लो। पूर्वी घाट देखिए, यह उड़ीसा से में महानदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यानी उड़ीसा में महानदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के अपेक्षा चौड़ा है, और चौड़ा होने के साथ साथ यह छिन्नभिन्न है। कैसे? छिन्नभिन्न। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं इसकी ऊंचाई में वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे हम पूर्वी घाट में ऊपर की ओर जाते हैं इसकी ऊंचाई में वृद्धि होती जाती है। ठीक है। महेंद्रगिरी, यहाँ पे उड़ीसा में महेंद्रगिरी यहाँ की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। कौन सी? महेंद्रगिरी। इसको उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर जाने पर, यानी उत्तर से जैसे जैसे हम दक्षिण पर जाते हैं इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, आंध्रमलाई, पालीकोंडा, यहाँ क्या है? पालीकोंडा है, पालीकोंडा। ठीक है, लिख लेना पालीकोंडा। ठीक है। पालीकोंडी के बाद क्या है? जवादी। उसके बाद क्या है? सेवराय। उसके बाद क्या है? यहाँ पर नीलगिरी पूर्वी और पश्चिमी घाट पे को मिलाती है। ठीक है। ये आपका हो गया भारत का भौतिक विभाजन कंप्लीट। ठीक है। हाँ, इसमें मैंने प्रमुख चोटियाँ यानी कि सबसे ऊंची चोटी, मुख्य चोटी दक्षिण भारत की कौन सी मुख्य चोटी है, इसके बारे में विस्तृत विवरण नहीं दिया है। जो अब नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको पूरी सब मुख्य चोटी कौन कौन सी चोटियाँ हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है, सब नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है। और मेरे ख्याल से जो मैं वीडियो में बनाऊँगा उस वीडियो में आपका PCS प्री के एग्जाम की जो भी माउंटेन्स सीरीज या पीक पूछी जाती है वो उस वीडियो से बाहर नहीं जाएगी इंडिया के अंदर के। ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।